जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। आज के इस वीडियो में आपको 100 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। मैं तो कहूंगा आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। उससे पहले बता दें साथियों, आपका जो सिलेबस रहने वाला है मैथ, जीके एवं हिंदी, ये तीनों मिलाकर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मैथ का आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जीके का आपका 40 क्वेश्चन रहेगा एवं हिंदी का आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। ये टोटल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो आपको आना चाहिए। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है एवं इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। तो बताइएगा, भारत का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। अब ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान किनको मिलता है साथियों? भारत रत्न किनको मिलता है? तो जो अपने देश के लिए अच्छा काम करते हैं, जैसे में कोई व्यक्ति है जो खेल में अच्छा करा है, जैसे में विराट कोहली हो गए हैं, और भी बहुत सारे, जैसे में नीरज चोपड़ा हो गए, जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं, उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पुरस्कार दिया जाता है। सबसे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपका भारत रत्न मिलता है। पुरस्कार का नाम क्या है साथियों? भारत रत्न। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत रत्न का शुरुआत कब से हुआ था? याद रखिएगा, 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि भारत रत्न पुरस्कार भारत में कब से शुरू हुआ? 1954 में शुरू हुआ साथियों। याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको सर्वोच्च नागरिक सम्मान का कौन सा पुरस्कार मिलेगा? भारत रत्न मिलेगा। इसके बाद सेकंड आता है पद्म विभूषण आता है। इसके बाद सेकंड कौन सा आता है साथियों? पद्म विभूषण होता है। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों से संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। मैंने इतना आपको क्लियर किया अभी तक। सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न है। इसको 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये अगर आपको याद है साथियों, तो आप एग्जाम में एक प्रश्न सही कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो सीधे वास्तव में आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक ही नहीं कहा जाता। आपको पता होगा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर से संबंधित आपके बीएससी कार्यालय परिचार में काफी मतलब 2 से 3 प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे में पिछली बार पूछा गया था, जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, जो सीपीयू होता है, उसका पूरा नाम आपके पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था साथियों। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? बताइएगा। सीपीयू का पहले पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर सवाल कर रहा है कंप्यूटर का जनक ही नहीं कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलता है। और अभी इसका एग्जाम का डेट अभी पूरा अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसका अभी ऐसा बताया जा रहा है कि इसका एग्जाम हो सकता है जून में हो जाए, पहले अप्रैल में बताया जा रहा था, ठीक है। तो एग्जाम डेट कोई टेंशन की बात नहीं बाबू, हमको बस सिलेक्शन लेना है। एग्जाम कभी भी ले ले, बस हमको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो अब मेहनत करते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे साथियों, यही जाके आपको रिजल्ट को खराब करता है। अगर आप वास्तव में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो आप बताइएगा साथियों, पाल काल, जो पाल काल था उसमें श्रीहट का संबंध किससे था? जो पाल काल में श्रीहट था उसका संबंध किससे था साथियों? तो याद रखिएगा, उसमें श्रीहट का संबंध किससे था? व्यापारिक केंद्र से था। जैसे में श्रीहट का उसमें जो शब्द का उल्लेख किया गया है साथियों, व्यापारिक केंद्र से किया गया है। मतलब व्यापारिक केंद्र उसका उद्देश्य, मतलब उसका मतलब होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर रखना है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन था?
आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एवं कई बार मतलब क्या बोलते हैं, ये कई बार सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे में फिलहाल में हम अभी एससीजीडी का क्लास करवा रहे हैं, तो उसमें भी ये सवाल पूछा जा चुका है साथियों, ठीक है ना। और ऐसा बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ऐसा सवाल एक दो देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। पाल वंश के संस्थापक कौन है साथियों? गोपाल। गोपाल, पाल वंश के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? गोपाल को कहा जाता है। ये ट्रिक से कैसे याद रखेंगे साथियों? जैसे में कोई कहेगा पाल लो, जैसे में गांव देहात में देखते हैं, अगर आप भी गांव से होंगे आपको पता होगा कि कोई नहीं, बगल वाला आपका पड़ोसी कहेगा कि कुछ पाल लो, तो क्या पाल लो? गौ पाल लो। गौ मतलब आप गाय पाल लो, ठीक है, गौ पाल लो। तो गोपाल, पाल लो यानी गोपाल, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या लास्ट में पाल है साथियों तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं पाल, ठीक है ना। तो पाल वंश के संस्थापक कौन सा हो गया? गौपाल। पाल लो, क्या पाल लो? गौ। गौ पाल लो तो गौपाल हो जाएगा। आशा करते हैं ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप ये वाला प्रश्न कभी नहीं भुलाएंगे, हम आशा करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा आपको ट्रिक कैसा लगा साथियों। 3 नंबर आप सवाल देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में स्वयं सेवक का सेना का गठन किसने किया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है कि जो 1857 का विद्रोह है उसके दौरान बिहार में जो स्वयं सेवक सेना का गठन हुआ था वह किसने किया था। तो पहले हम क्लियर कर देते हैं कि 1857 का क्रांति आखिर है क्या। 1857 की क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1857 की क्रांति को किस नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं साथियों। आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जाने वाला सवाल है। और ये जो किया गया था स्वयं सेवक संघ का गठन, वह अमर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों? अमर सिंह के द्वारा किया गया था। अमर सिंह कौन था? तो यह बाबू वीर कुंवर सिंह का छोटा भाई था। बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे? जो हमारे बिहार से विद्रोह कर रहे थे, ठीक है ना। 1857 की क्रांति में बिहार से विद्रोह कौन कर रहे थे? बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। उनका भाई था, नाम था अमर सिंह। आप याद रखिएगा साथियों, इन्होंने स्वयं सेवक संघ का स्थापना किया था। जैसे में सीधा सवाल पूछेगा, स्वयं सेवक सेना का गठन किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 4 नंबर सवाल को देखिएगा और इसमें हम लोग टारगेट लेकर चलते हैं। कम से कम इसमें जीके का 40 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हिंदी जीके और हिंदी मैथ को देखेंगे, ठीक है। तो हमको टारगेट लेकर चलना है 35 प्लस प्रश्नों का सही करने का। आप डेली पढ़ाई करते हैं साथियों हमसे, 35 प्लस प्रश्न सही करके दिखाइए, ताकि आपका यहाँ पर दिख सके कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है ना। देखिए, बिना लक्ष्य का पढ़ना कोई फायदा नहीं। अगर आपका लक्ष्य है साथियों कि हम एग्जाम इस बार क्रैक करेंगे, तो आप मेहनत कीजिए और 40 में 35 प्लस प्रश्नों को सही कीजिए। प्राचीन मगध की गिरिब्रिज ब्रिज राजधानी कितनी पहाड़ियों से घिरी थी? जो प्राचीन मगध है, जो उसका राजधानी गिरिब्रिज ब्रिज था, वह कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था साथियों? याद रखिएगा, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वह कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गिरिब्रिज ब्रिज यानी अब उसका नाम क्या दिया गया है? राजगीर दिया गया है, ठीक है ना। वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर नाम जानना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम भी जान लीजिएगा। पहला पहाड़ी का नाम है विपुलाचल। क्या नाम है? विपुलूचल। विपुलाचल, ठीक है, विपुलाचल ऐसे आपका रहेगा, विपुलाचल, ठीक है ना। विपुलाचल हो जाएगा, रत्नागिरी हो जाएगा, उदयगिरी हो जाएगा, स्वर्णगिरी हो जाएगा, वैभवगिरी हो जाएगा। विपुलाचल हो जाएगा, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसा सवाल कई बार पूछा जा चुका है साथियों, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल दीजिएगा। अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपद में से कितने वर्तमान बिहार में स्थित है? मतलब जो अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपद है, उसमें कितने बिहार में स्थित है? और बिहार से संबंधित प्रश्न साथियों तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, बिहार में आपका 3 स्थित है। 16 में से बिहार में कितना स्थित है साथियों? 3 स्थित है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। पहला जो मगध है वो हमारा बिहार में स्थित है, मगध। और एक हमारा हो जाता है अंग। अंग भी है भागलपुर मुंगेर के बीच, और वैशाली, ठीक है। ये सब आपका यहाँ पर पड़ता है 3 महाजनपद, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा भूगोल से संबंधित प्रश्न को करते हैं साथियों, जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। जो उत्तर बिहार है उसको किस जलवायु में प्रदर्शित किया जाता है? जैसे में सभी प्रकार के, जैसे में सभी हिस्से को जलवायु में बांटा गया है। जैसे में उत्तर बिहार है साथियों, तो इसको CWG में वर्गीकृत इसको बांटा गया है। आप याद रखिएगा, कोपेन के अनुसार CWG में उत्तरी बिहार को बांटा गया है। अब कहिएगा सर, उस CWG का अर्थ क्या होता है? तो शुष्क शीत
मानसूनी होता है, ठीक है ना। मतलब इधर जो रहेगा शुष्क भी रहेगा, शीत भी रहेगा। उत्तर बिहार में क्या है साथियों, कभी सूखा भी हो जाएगा, कभी बाढ़ भी आ जाएगा, मतलब शीत वहीं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये CWG मतलब उसी के आधार पर बांटा गया। आप इतना याद रखो, उत्तर बिहार जब भी पूछेगा आप CWG याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार का सबसे पुराना तंत्र कौन सा है? सबसे पुराना नहर तंत्र कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विश्व का सबसे पुराना नहर तंत्र की बात करेंगे हम लोग साथियों, तो ये हो जाएगा सोन नहर। कौन सा हो जाएगा? सोन नहर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल राइट है। विश्व का, बिहार का सबसे पुराना नहर तंत्र कौन सा है? सोन नहर है, याद रखिएगा, बिहार का। और बिहार से संबंधित प्रश्न आपकी एग्जाम में कई पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। इसका निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण 1874 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगर कोसी नदी की बात करेंगे तो कोसी नदी को बिहार का शुक कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। इसको क्या कहा जाता है? बिहार का सौरो, यानी सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? शुक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। यह नेपाल के गोसाई थान से निकलता है साथियों, याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल की अगर हम बात करते हैं साथियों, 8 नंबर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैमूर का पठार निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? जो कैमूर का पठार है साथियों, वह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है बताइएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो यह बिंदवन पर्वत का, जो कैमूर का पठार है वह हिस्सा है बिंदवन पर्वत का, ठीक है। आप याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला, ऐसे इसको विंध्याचल पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, और अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए साथियों, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा साथियों, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। जुड़ने से फायदा क्या होगा साथियों, सबसे पहले तो जो रोजाना BSc का क्लास होता है वो सबसे पहले आपको ग्रुप में डाला जाता है, तो वहां से आपको पता चलेगा। जो भी नई वैकेंसी आती है आपको पहले ग्रुप में पता चलेगा। जो भी आपका PDF क्लास ये सब का रहता है साथियों, सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा? ग्रुप में ही मिलेगा। तो ये सब आप, अगर आप जानना चाहते हैं PDF, ये सब जो भी वैकेंसी है ये सब पहले अगर जानना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। जो भी क्लास होगा पहले आपको वहां पर पता चलेगा। तो इस पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको BSc लिखकर मैसेज करना है। इस नंबर पर आपको क्या करना है साथियों, BSc लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, वरुणा और, एक मिनट, वरुणा और 80 नदियां किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है बताइएगा। जो अरुणा और 80 नदियां हैं, वह किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बताइएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो वह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यह जो दोनों नदियां हैं साथियों, यह वाराणसी के है। यह कहाँ कहाँ नदियां हैं? वाराणसी का है, और यह वाराणसी में ही जाकर गंगा नदी में प्रवेश करती है, आप याद रखिए। वरना जो और 80 जो नदियां हैं, 80, वह वाराणसी का नदी है, और वह गंगा में जाकर वाराणसी में ही मिलती है, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि बिहार के किस जिले को ककोलत जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है साथियों, बताइएगा। ये ककोलत जलप्रपात बच्चे बच्चे को पता है कि कहाँ पर स्थित है, तो 10 नंबर का आपका जवाब आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, पहले आप लोग जवाब दे दीजिए, इसके बाद हम जवाब दे देंगे। जिनको पता नहीं होगा उनको पता हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार के किस जिले को ककोलत जलप्रपात कहा जाता है? तो नवादा जिला को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। और इसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा, बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है? बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है बताइएगा। बिहार का नियाग्रा किन्हें कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा साथियों, नवादा को कहा जाता है, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है, आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ये कुछ लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधान द्वारा चुने जाते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य विधान परिषद है उसमें कितने विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं बताइएगा साथियों, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1/3 हिस्सा विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। मतलब 3 में से कोई एक ही व्यक्ति को विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए,
अगला नंबर सवाल है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो 1968 में लगाया गया था। आप याद रखिएगा कब लगाया गया था? 1968 में लगाया गया था। अगर पूरी बात की बात करेंगे साथियों, पूरी डेट का, तो यहाँ पर लगाया गया था 29 जून को। कब लगाया गया था? 29 जून को। कब लगाया गया था साथियों? 29 जून को। याद रखिएगा 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और किसके शासन काल में लगाया गया था? उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे, जिनके समय में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 29 जून 1968 ईस्वी को। ऐसे पूछता है कभी कभी आपके एग्जाम में कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका जवाब आना चाहिए बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है साथियों? फटाफट कमेंट में आप लोग का जवाब आना चाहिए। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान से संबंधित प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन से संबंधित है? जो लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है, मतलब लोक सेवा एक तरफ से कहने का है मतलब जैसे में बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सबसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है साथियों? बताइएगा। अनुच्छेद आपका 315 हो जाएगा। अनुच्छेद 315 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, 14 नंबर आपका सवाल है कि जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जैसे में उपभोक्ता मतलब किसी से आप सामान खरीदे, वो गलत दे दिया, तो उसके निवारण के लिए आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? बताइएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो यह जिला न्यायाधीश हो सकता है साथियों। अध्यक्ष कौन हो सकता है? जिला न्यायाधीश हो सकता है। बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, अगला नंबर सवाल हम लोग कवर करते हैं कि पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? बताइएगा। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का जो पहला राज्य बना, वो हमारा बिहार ही बना। मतलब कहने का मतलब है कोई भी चीज में, ऐसे तो पंचायत की बात कर रहा है, लेकिन अब फिलहाल में कोई भी चीज को महिलाओं को 50% चांस मिलता है। अब कोई भी वैकेंसी भी रहेगा, उसमें 50% चांस महिलाओं को रहेगा और 50% पुरुषों का। या कोई भी स्कूल्स हो, उसमें भी स्कॉलरशिप हो, तो उसमें 50% महिलाओं का, 50% पुरुषों का, मतलब आधा आधा कर दिया गया है। मतलब आरक्षण सबसे ज्यादा अभी फिलहाल में लड़कियों को मिल रहा है। तो ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइएगा, आप लोग लड़के हैं, आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सब मतलब हम एक जानकारी के लिए, नहीं कि बुरा आप समझ जाइएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये बिहार का हो जाएगा। बिहार में फिलहाल महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है साथियों। आप लोग आगे बढ़िए और बहुत ही मेहनत कीजिए। ठीक है ना? और इसमें जो ऐसे तो बीएससी वाला ज्यादातर हम बता रहे हैं, एक आंकड़ा लेकर चले तो ज्यादातर महिलाएं ही इस फॉर्म को भरे हैं। और जो संभावना है साथियों कि इस बार जो ज्यादातर सीटें ले जाएगी, वो महिलाएं ही ले जाएगी। ज्यादातर मुझे यही चांस है। और ज्यादातर कौन सी महिलाएं ले जाएगी साथियों? जिनका उम्र 25 से लेकर 40 ईयर्स है। अगर इनके बीच में जो महिलाएं फॉर्म भरे हैं, उनका ज्यादा चांस है कि इस बार सिलेक्शन हो सकता है, कम नंबर पर भी। क्यों साथियों? क्योंकि जो आयोग है साथियों, वो जल्दी रिटायर करने के चक्कर में रहता है। तो यही सब उम्र की महिलाओं को जल्दी लेकर उनको जल्दी रिटायर करता है। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, ये सब कुछ जरूरी है ऐसा नहीं है, मैं एक अंदाज आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, बाकी आपको सभी को मेहनत करते रहना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन किसके विघटन से होता है? अगर कोई दिक्कत है साथियों, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये बता दीजिए। जो भी दिक्कत हो, क्लास से संबंधित दिक्कत हो या जो फॉर्म भरे उससे संबंधित दिक्कत हो, सारा आपको कमेंट में बता दीजिएगा, सारा रिप्लाई आपको मिल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन किसके विघटन से होता है साथियों? बताइएगा। काफी इंपोर्टेंट है। तो ये जल के विघटन से ऑक्सीजन का विघटन होता है। जैसे में प्रकाश संश्लेषण जब होता है साथियों, तो उसमें जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो जल से बाहर निकलता है। ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और जो क्लोरोफिल है, इसके कारण पेड़ की पत्तियां ये सब हरा होता है साथियों। ठीक है ना? ये काफी इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, 17 नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों। 17 नंबर आपका सवाल है कि क्रायोजेनिक ईंधन में ईंधन के रूप में क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों?
काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप देखिएगा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, लेकिन जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। एक इंजन, मान लीजिए किसी भी गाड़ी का इंजन आप समझते हैं, तो उसी प्रकार से एक क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है ना। क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें तरल ऑक्सीजन, जैसे में तरल मात्रा में ऑक्सीजन रहना चाहिए और तरल मात्रा में क्या रहना चाहिए, हाइड्रोजन, यानी पानी जैसा रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि मानव शरीर का लैंगहेरन्स के द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं। जो मानव शरीर में लैंगहेरन्स जो होता है द्वीप समूह, वो कहाँ पाया जाता है। जवाब दीजिएगा, यह पेनक्रीज में पाया जाता है, यानी अग्नाशय में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। बच्चे बच्चे को पता होगा कि ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, मतलब आवाज सबसे ज्यादा किस माध्यम में होगा साथियों। निर्वात में तो जाएगा नहीं, निर्वात में अगर आप खुले में बोलेंगे तो आवाज ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचेगा। वायु बह रहा है तो उसमें भी ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन जल में भी नहीं है। और इस्पात, इस्पात मतलब स्टील, स्टील पर आप थोड़ा सा भी आप चोट पहुंचाएंगे, उस पर थोड़ा सा भी आप मारेंगे साथियों, जैसे में देखिए हम एक बजा रहे हैं, आपको आवाज सुनाई जरूर दिया होगा, ठीक है ना। तो इस्पात में सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल होता है, ठीक है ना। अगर आप इस पर टन टन करेंगे तो देखते हैं कितना आवाज जाता है साथियों। तो आप याद रखिएगा, इस्पात में सबसे ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होता है। आशा करते हैं इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दिए होंगे, ठीक है। चलिए, और बताइएगा साथियों आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ताकि हम खुद से, अगर कोई गलती हुआ है क्लास में, जैसे में होता है ना कि हाँ सर आपका पीडीएफ नहीं दिख रहा है, या क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके लाइए, जो भी दिक्कत हो साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं दिक्कत है तो बताइए कि हाँ सर आपका क्लास ठीक लग रहा है, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है। बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है साथियों। एकदम इंपॉर्टेंट है, समूह 17 में रखा गया है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को समूह 17 में रखा गया है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, ठीक है ना। चलिए, इसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से जो 2024 हुआ था, उसमें बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। जैसे में भारत की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे में एक प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि ये सब का आता है, दूसरा आपका आता है उद्योग क्षेत्र, दूसरा क्या था उद्योग, और तीसरा आता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है साथियों, 60% से अधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का। चलिए, 22 नंबर आपका सवाल है कि बरौनी रिफाइनरी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है। बताइएगा, जो बरौनी रिफाइनरी है साथियों, उसका स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो ये जो किया गया है, जो बरौनी रिफाइनरी, ये हमारा बिहार में ही है। इसका स्थापना सोवियत संघ यानी रूस के सहायता से किया गया है 1964 ईस्वी में, बेगूसराय जिला में। याद रखिएगा, जो बरौनी रिफाइनरी है इसका स्थापना रूस ने किया था, रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में बेगूसराय जिला में हुआ था। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में है। आपका जवाब आना चाहिए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों, वाल्मीकि राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिला में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में है। ये कहाँ में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। यह नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सटा हुआ है, ठीक है। ये जो नेपाल में एक चितवन नेशनल पार्क है, उससे यह सटा हुआ है। और यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, मतलब बिहार का एक ऐसा यह राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघों को सुरक्षित रखा जाता है साथियों, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है, बताइएगा काफी इंपॉर्टेंट है कि मखाना के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। मखाना के उत्पादन में बिहार में भारत का कौन सा स्थान है साथियों, बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, मतलब भारत में जो मखाना उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान आता है, तो प्रथम आता है। कौन सा आता है साथियों, प्रथम। बिहार दुनिया का कुल मखाना उत्पादन का लगभग 80 से 90% बिहार अकेले करता है साथियों, ठीक ठीक है ना। 80 से 90% बिहार करता है। और इसको जीआई टैग भी मिला है, मतलब सरकार की तरफ से मान्यता मिल जाता है। जीआई टैग एक तरफ से हम लोग उसको कहते हैं, वो सरकार द्वारा मिल चुका है, ठीक है। चलिए,
अगला नंबर सवाल है, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिएगा। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था साथियों, बताइएगा। 25 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है कि 1922 में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और यह किया किसके गया था, तो यह देशबंधु चित्तरंजन के द्वारा किया गया था। देशबंधु जिनको हम लोग बोलते हैं चित्तरंजन दास को, उनके द्वारा यह किया गया था। गया में किया गया था साथियों, याद रखिएगा। 1922 का जो अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन जो हुआ था वह गया में हुआ था और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। जैसे में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा दूसरा टाइप के प्रश्न को कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों, ठीक है ना। गोदान और गबन के अतिरिक्त प्रेमचंद किस रचना में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कर्मभूमि में भी ये अपने ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हैं। प्रेमाश्रम है जो उनका रचना है, उनकी उसमें भी करते हैं। रंगभूमि में भी करते हैं, अर्थात सभी में करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए 27 नंबर आपका सवाल है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो मुख्यालय है उसका किस द्वीप पर स्थित है साथियों, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो मैनहट्टन द्वीप, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है, तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा, जो कि आपके इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, चलिए वियना कन्वेंशन, वियना सम्मेलन का संबंध किससे साथियों, बताइएगा। वियना सम्मेलन का संबंध किससे साथियों, ओजोन परत संरक्षण से। किससे है, ओजोन परत संरक्षण से है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं साथियों ताकि हमारा सारा क्वेश्चन कवर हो जाए, ज्यादा समय आपका ना लगे। ठीक है, बताइएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में किससे सम्मानित किया गया था, तो 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था साथियों। ठीक है, चलिए भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना, माने भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा बना साथियों, तो मध्य प्रदेश का सांची एक शहर है। सांची एक शहर है, वह भारत का पहला सोलर सिटी वाला शहर बना। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था साथियों, तो मलिक जानी को। किसे किया था, मलिक जानी को किया था, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। मुल्ला बहबानी कहाँ के आते थे जिन्होंने बिहार का भ्रमण किया था, बिहार वाला सवाल है तो ज्यादातर संभावना है आने का। तो जो मुल्ला बहबानी था साथियों, यह ईरानी था। ये कौन था, ईरानी था। और इन्होंने 19वीं सदी में आया था। ये कब आया था बिहार में, 19वीं सदी में, और पूरे बिहार में भ्रमण किया था। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक है साथियों, बताइएगा। तो यह सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति वो पश्चिमी चंपारण में बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए 34 नंबर आपका है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था साथियों, तो बक्सर डुमरांव में हुआ था। कहाँ में हुआ था, बक्सर डुमरांव में 2001 ईस्वी में, सॉरी, बक्सर डुमरांव में हुआ था। ठीक है, और इनको 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, बताइएगा साथियों। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, काफी इंपोर्टेंट है। अलाई दरवाजा का निर्माण जो करवाया था साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, चलिए 36 नंबर सवाल है, विक्रम विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, बताइएगा साथियों। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने, काफी इंपोर्टेंट है। और नालंदा विश्वविद्यालय को उसने ही जलाया था। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे, आपका जवाब आना चाहिए कमेंट में, बिल्कुल इजी सवाल है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और इसका जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, या इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हीं कहा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हीं कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन यानी हो जाएगा। ठीक है, और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था साथियों। ठीक है, 39 नंबर आपका सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो यह राजगीर में स्थित है। कहाँ में स्थित है साथियों, राजगीर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर और आज का आखिरी सवाल है साथियों, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, याद रखिएगा।
बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का रचना किया था और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का क्या दिया था साथियों, नारा दिया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सॉरी, आप लोग अपना स्कोर नहीं बताया, स्कोर बता दीजिए 40 में आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ साथियों, ताकि हम पता कर सकें कि आप लोग पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे हैं और मेहनत करते रहिए। जो भी फॉर्म आए आप उसको फिल कीजिए, अगर इसमें सिलेक्शन ना हो तो। देखिए, इसमें हम क्यों नहीं कह रहे हैं साथियों, इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाल दिए हैं और इसमें संभावना है कि जिनका एज 25 है, ऐसे तो संभावना हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। ज्यादातर संभावना है कि 25-20 से, मतलब एक मानी कि 25 से 30 के बीच में जिनका उम्र है उनका ज्यादातर चांस है कम नंबर पर भी सिलेक्शन होने का। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो जो भी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।